नमस्कार, सभी का हार्दिक स्वागत है केमिस्ट्री बाई रामनिवास सुयवाल सर यूट्यूब चैनल पर। हम अध्ययन कर रहे थे 12th साइंस के रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 4 का, यानी केमिकल काइनेटिक्स का, जिसे हम रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। इस केमिकल काइनेटिक्स की हमारी 8 क्लास से कंप्लीट हो गई थी और आज हमारी 9 क्लास रहेगी, यानी अपन कहेंगे आज हमारा पार्ट 9 पार्ट होगा। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि आज का वीडियो हमारा 9 नंबर का वीडियो रहेगा। पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था विलहेल्मी समीकरण किस रूप में लिखी जाती है। रेडियो एक्टिव विघटन की अभिक्रिया हमने देखी थी कि रेडियो एक्टिव विघटन की अभिक्रिया एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। उसके लिए हमने समाकलित वेग समीकरण का सूत्र व्युत्पन्न किया था और अर्धायुकाल का सूत्र व्युत्पन्न किया था। उसके बाद में हमने छद्म एकाणु का अभिक्रिया या आभासी एकाणु का अभिक्रिया का अध्ययन किया था। और आज उसी कड़ी में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है टक्कर सिद्धांत, जिसे हम संगठ सिद्धांत भी कहते हैं, इसका हम डिटेल से अध्ययन करेंगे इस आज के पार्ट में। देखो, टक्कर सिद्धांत को हम कोलिजन थ्योरी कहते हैं। लगातार आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए। इंपॉर्टेंट हेडिंग है टक्कर सिद्धांत या संगठ सिद्धांत। हम इसको आज के इस वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। देखो, टक्कर सिद्धांत किन वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया था, तो अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे यह सिद्धांत मैक्स ट्राउड्स व विलियम लेविस नामक वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया था। क्या बताया मैंने? यह सिद्धांत मैक्स ट्राउड्स व विलियम लेविस नामक वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया था और यह सिद्धांत गैसों के गतिज सिद्धांत पर आधारित है। क्या कहेंगे? यह सिद्धांत गैसों के गतिज सिद्धांत पर आधारित है। क्या बताया? यह सिद्धांत गैसों के गतिज सिद्धांत पर आधारित है। देखो, इस सिद्धांत के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो कौन कौन से हैं, तो हम कहेंगे इस सिद्धांत के महत्वपूर्ण बिंदु निम्न प्रकार हैं। देखो, इस सिद्धांत के कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि यह सिद्धांत किस प्रकार से अभिक्रिया को संपन्न होने की व्याख्या करता है। देखो, सिद्धांत का नाम है टक्कर सिद्धांत या संगठ। टक्कर को हम संगठ भी कहते हैं, तो यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए, टक्कर कह दो या संगठ कह दो। यानी इस सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं को ठोस गोलों के रूप में व्यक्त किया जाता है और इन ठोस गोलों या अभिकारकों के मध्य टक्करों के द्वारा अभिक्रिया संपन्न होती है। ये इस सिद्धांत का पहला बिंदु है। यानी अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे कि इस सिद्धांत में अभिकारक अणुओं को
ठोस गोलों के रूप में, ठोस गोलों के रूप में व्यक्त किया गया है, व्यक्त किया गया है तथा इन ठोस गोलों या अभिकारकों के मध्य, भाई ठोस गोलों को अभिकारक अणु तो कहते हैं अपन, इस सिद्धांत में अभिकारक अणुओं को ठोस गोलों के रूप में व्यक्त किया गया है तथा इन अभिकारक अणुओं के मध्य, अणुओं के मध्य टक्कर से अभिक्रिया संपन्न होती है, अभिक्रिया संपन्न होती है, अभिक्रिया संपन्न होती है। देखो हमने क्या बताया, यानी इस सिद्धांत का पहला बिंदु क्या कह रहा है कि इस सिद्धांत में अभिकारक अणुओं को ठोस गोलों के रूप में व्यक्त किया गया है तथा इन अभिकारक अणुओं के मध्य टक्कर से अभिक्रिया संपन्न होती है। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि टक्कर के फलस्वरूप अभिकारक के अणु उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। लेते हैं इसका दूसरा बिंदु। दूसरा बिंदु हमें यह कहता है कि अभिक्रिया मिश्रण के प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या टक्कर आवृत्ति कहलाती है। क्या कहेंगे? अभिक्रिया मिश्रण में प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड, प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या, टक्करों की संख्या टक्कर आवृत्ति कहलाती है। टक्कर आवृत्ति कहलाती है। टक्कर आवृत्ति कहलाती है। देखो इस टक्कर आवृत्ति को हम संघट आवृत्ति भी कह सकते हैं। तो इस सिद्धांत का दूसरा बिंदु हमें क्या कह रहा है कि अभिक्रिया मिश्रण में प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या टक्कर आवृत्ति कहलाती है। अब देखो अगला बिंदु हमें क्या कहता है कि अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं के मध्य टक्करों से अभिक्रिया वेग बढ़ता है, लेकिन यह अभिक्रिया वेग टक्करों की संख्या के अनुपात में कम बढ़ता है। क्यों? क्योंकि अभिकारक अणुओं के मध्य होने वाली सभी टक्करें प्रभावी टक्करें नहीं होती हैं। अगला बिंदु इंपॉर्टेंट है। देखो क्या कह रहा है, अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं के मध्य टक्करों से अभिक्रिया वेग बढ़ता है। अभिक्रिया वेग बढ़ता है परंतु यह अभिक्रिया वेग टक्करों की संख्या के अनुपात में, समझना, टक्करों की संख्या के अनुपात में कुछ कम बढ़ता है। क्या कहेंगे? टक्करों की संख्या के अनुपात में कुछ कम बढ़ता है, क्योंकि
क्योंकि क्या कहेंगे, क्योंकि अभिकारक अणुओं के मध्य, अभिकारक अणुओं, अभिकारक अणुओं के मध्य होने वाली अभिकारक अणुओं के मध्य होने वाली सभी टक्करें प्रभावी टक्कर नहीं होती हैं, प्रभावी टक्कर नहीं होती हैं, प्रभावी टक्कर नहीं होती हैं। देखो प्रभावी टक्कर, यानी तीसरा जो बिंदु है इस सिद्धांत का, वो हमें क्या कह रहा है कि अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं के मध्य टक्करों से अभिक्रिया वेग बढ़ता है, परंतु यह अभिक्रिया वेग टक्करों की संख्या के अनुपात में कुछ कम बढ़ता है। यानी इसका मतलब ये है, जितनी टक्करें होती हैं उतना अभिक्रिया का वेग नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि अभिकारक अणुओं के मध्य होने वाली सभी टक्करें प्रभावी टक्करें नहीं होती हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सभी टक्करों के द्वारा अभिकारक के अणु उत्पाद में नहीं बदलते हैं, जो टक्करें प्रभावी टक्कर होती हैं उन्हीं के द्वारा अभिकारक के अणु उत्पाद में बदलते हैं। यानी प्रभावी टक्कर का मतलब क्या है, प्रभावी टक्कर का मतलब यही है कि अभिकारक के अणु हैं वो एक उचित अभिविन्यास में टक्कर करें, और उचित अभिविन्यास में टक्कर करेंगे तो अभिकारक के अणुओं के मध्य होने वाली टक्कर प्रभावी टक्कर होगी, और उसी प्रभावी टक्कर के द्वारा अभिकारक के अणु उत्पाद में चेंज होते हैं। हमने 3 बिंदु पढ़े हैं, मैं एक बार आपको इन 3 बिंदुओं को वापस से रिवाइज करवा रहा हूँ। देखो सबसे पहले हमने क्या कहा कि यह सिद्धांत मैक्स ट्राउट्स व विलियम लेविस नामक वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया था। वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया था। यह सिद्धांत गैसों के गतिज सिद्धांत, यहाँ पे क्या हो रहा है, यह सिद्धांत गैसों के गतिज सिद्धांत पर आधारित है, और इस सिद्धांत के महत्वपूर्ण बिंदु निम्न प्रकार हैं। पहला बिंदु हमने कौन सा लिया कि इस सिद्धांत में अभिकारक अणुओं को ठोस गोलों के रूप में व्यक्त किया गया है, ठोस गोलों के रूप में व्यक्त किया गया, तथा इन अभिकारक अणुओं के मध्य, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि इन ठोस गोलों के मध्य टक्कर से अभिक्रिया संपन्न होती है। इसका मतलब यही है कि अभिकारक अणुओं के मध्य टक्करें होंगी और उन्हीं टक्करों के द्वारा अभिकारक के अणु उत्पाद में परिवर्तित होंगे। दूसरा बिंदु हमने कौन सा लिया कि अभिक्रिया मिश्रण में प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या टक्कर आवर्ती कहलाती है, जिसे हम संघट्ट आवर्ती भी कहते हैं। तीसरा बिंदु हमने कौन सा लिया कि अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं के मध्य टक्करों से अभिक्रिया वेग बढ़ता है, परंतु यह अभिक्रिया वेग टक्करों की संख्या के अनुपात में कुछ कम बढ़ता है, क्योंकि अभिकारक अणुओं के मध्य होने वाली सभी टक्करें प्रभावी टक्कर नहीं होती। इसका मतलब ये है कि सभी टक्करों के द्वारा अभिकारक के अणु उत्पाद में चेंज नहीं होते हैं, केवल प्रभावी टक्करों के द्वारा ही अभिकारक के अणु उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। और प्रभावी टक्कर का मतलब ये है कि अभिकारक के अणु एक उचित अभिविन्यास में टक्कर करें, उचित अभिविन्यास में टक्कर होगी उसी को हम प्रभावी टक्कर कहते हैं। यानी अगला बिंदु अपन ले रहे हैं, देखो मैं इसको हटा रहा हूँ, यानी टक्कर सिद्धांत का अगला बिंदु हमें क्या कह रहा है उसकी हम बात करते हैं। अगले बिंदु में हम क्या कहेंगे कि प्रभावी टक्कर का तात्पर्य क्या है। देखो चौथा बिंदु हम क्या कहेंगे, प्रभावी टक्कर का तात्पर्य है कि
अभिकारक के अणु, अभिकारक के अणु एक उचित, उचित कह सकते हैं या सही कह सकते हैं, एक उचित अभिविन्यास में, एक उचित अभिविन्यास में टक्कर करें, उचित अभिविन्यास में टक्कर करें, जिसे जिसे प्रभावी टक्कर कहते हैं, जिसे प्रभावी टक्कर कहते हैं, तथा प्रभावी टक्कर के द्वारा ही, तथा प्रभावी टक्कर के द्वारा ही अभिकारक के अणु, अभिकारक के अणु उत्पाद में परिवर्तित होते हैं, उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। देखो क्या कहा, प्रभावी टक्कर का तात्पर्य है कि अभिकारक के अणु एक उचित अभिविन्यास में टक्कर करें, जिसे प्रभावी टक्कर कहते हैं, तथा प्रभावी टक्कर के द्वारा ही अभिकारक के अणु उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। बात सीधी सी है कि अभिकारक के अणु एक उचित अभिविन्यास में टक्कर होनी चाहिए। अभिकारक अणुओं के मध्य उचित अभिविन्यास में टक्कर होगी, उसी को हम प्रभावी टक्कर कहेंगे, और प्रभावी टक्कर के द्वारा ही अभिकारक के अणु उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। तो ओवरऑल अपन ये कहते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने में दो अवरोध उत्पन्न होते हैं। देखते हैं कौन कौन से अवरोध उत्पन्न होते हैं। ये हमने टक्कर सिद्धांत के बिंदु देख लिए, महत्वपूर्ण बिंदु थे टक्कर सिद्धांत के महत्वपूर्ण बिंदु। अब ओवरऑल अपन ये कहेंगे कि किसी अभिक्रिया के संपन्न होने में दो अवरोध उत्पन्न होते हैं। यानी हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने में निम्न दो प्रकार के अवरोध, निम्न दो प्रकार के अवरोध उत्पन्न होते हैं, अवरोध उत्पन्न होते हैं। देखो दो अवरोध कौन से, पहला तो है ऊर्जा अवरोध, ऊर्जा अवरोध, ऊर्जा अवरोध, और दूसरा है अभिविन्यास अवरोध, अभिविन्यास अवरोध। देखो पहले बात करते हैं ऊर्जा अवरोध की। ऊर्जा अवरोध, देखो ऊर्जा अवरोध को हम किस प्रकार से समझाते हैं, यानी अपन क्या कह सकते हैं, अपन ये कह सकते हैं कि किसी अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे दहली ऊर्जा कहते हैं। क्या बताया मैंने, अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम दहली ऊर्जा कहते हैं। देखो इस दहली ऊर्जा को हम अलग से अध्ययन करेंगे, दहली ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा और सक्रियत संकुल का। फिलहाल आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि अभिक्रिया में
अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे दहली ऊर्जा कहते हैं। यानी मैंने क्या बताया आपको, किसी अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे दहली ऊर्जा, क्या बताया मैंने, उसे दहली ऊर्जा कहते हैं। देखो ये हमें पता हो गया कि किसी अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे दहली ऊर्जा कहते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ऐसे अभिकारक अणु जिनकी ऊर्जा दहली ऊर्जा के बराबर या अधिक है वे अभिकारक अणु ही उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। यानी हम कह सकते हैं ऐसे अभिकारक अणु जिनकी ऊर्जा दहली ऊर्जा के बराबर, क्या बताया, दहली ऊर्जा के बराबर या अधिक है वे अभिकारक अणु ही उत्पाद में परिवर्तित होते हैं, उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। क्या कहा, ऐसे अभिकारक अणु जिनकी ऊर्जा दहली ऊर्जा के बराबर या अधिक है वे अभिकारक अणु ही उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। तो इसका मतलब जिन अभिकारकों की ऊर्जा दहली ऊर्जा से कम होती है वे अभिकारक के अणु उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो पाते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दहली ऊर्जा एक ऊर्जा अवरोधक है। क्या कहेंगे, अतः दहली ऊर्जा एक ऊर्जा अवरोध है, अवरोध कह सकते हैं, अवरोधक कह सकते हैं। अतः दहली ऊर्जा एक ऊर्जा अवरोध है। तो हमने ऊर्जा अवरोध के बारे में क्या कहा कि अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे दहली ऊर्जा कहते हैं, और वे अभिकारक अणु जिनकी ऊर्जा दहली ऊर्जा के बराबर या अधिक होती है वे अभिकारक अणु ही उत्पाद में परिवर्तित हो पाते हैं। जिनकी ऊर्जा दहली ऊर्जा से कम होती है वे अभिकारक के अणु उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो पाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि दहली ऊर्जा अभिक्रिया संपन्न होने में एक ऊर्जा अवरोध है। अब बात करते हैं अभिविन्यास अवरोध की। देखो अभी हमने पढ़ा है कि अभिकारक अणुओं की टक्कर उचित अभिविन्यास में होगी तो ही उनके मध्य प्रभावी टक्कर होगी, और प्रभावी टक्कर होगी तो अभिकारक के अणु उत्पाद में परिवर्तित हो पाते हैं, अन्यथा अभिकारक के अणु उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो पाते हैं। यानी अपन क्या कहेंगे, अभिविन्यास अवरोध, अभिविन्यास अवरोध। यानी अपन कहेंगे
कि अभिकारक अणुओं के मध्य यदि उचित अभिविन्यास में टक्कर होती है तो उसे हम प्रभावी टक्कर कहते हैं, और उसी प्रभावी टक्कर के द्वारा अभिकारक के अणु उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। देखो, इस अभिविन्यास अवरोध को हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ NO2 प्लस NO2, उत्पाद बनेगा N2O4। अब देखो यहाँ पे ये दोनों अभिकारक के अणु हैं। अब देखो इनमें किस स्थिति में अभिक्रिया संपन्न होगी और किस स्थिति में अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। अभिकारक अणुओं को मैं गोलों के द्वारा दर्शा रहा हूं। देखो, ये भी NO2 का अणु है और ये भी NO2 का अणु है, ठीक है ना। देखो, ये बन गया N2O4, यानी इन अभिकारक अणुओं के मध्य जो टक्कर हो रही है वो एक सही अभिविन्यास में टक्कर हो रही है। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं सही अभिविन्यास या उचित अभिविन्यास। अभिविन्यास, इसका मतलब इनके मध्य जो टक्कर होगी वो क्या होगी? प्रभावी टक्कर होगी, और प्रभावी टक्कर होगी तो अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी, यानी अभिकारक के अणु उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। इस स्थिति में अगर मान लो ये टक्कर इस प्रकार हो, देखना आप, अब देखो आप, अब हम क्या कहेंगे? सही अभिविन्यास नहीं, सही अभिविन्यास नहीं। अब देखो, अभिविन्यास सही नहीं है, इसका मतलब टकराएंगे, टक्कर तो होगी यहाँ पे, लेकिन अपन क्या कहेंगे? प्रभावी टक्कर संपन्न नहीं होगी। क्या कहेंगे? प्रभावी टक्कर संपन्न नहीं होगी। प्रभावी टक्कर संपन्न नहीं होगी। अब टक्कर प्रभावी नहीं हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर उत्पाद का निर्माण नहीं होगा, यानी ये अभिकारक के अणु उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो पाते हैं। तो ओवरऑल अपन क्या कह सकते हैं कि अभिक्रिया संपन्न होने में अभिविन्यास भी एक अवरोध होता है। यदि अभिकारक अणुओं के मध्य सही अभिविन्यास में टक्कर हो रही है तो उसी स्थिति में प्रभावी टक्कर संपन्न होगी, और उस प्रभावी टक्कर के द्वारा अभिकारक के अणु उत्पाद में परिवर्तित हो जाएंगे। यदि अभिविन्यास सही नहीं है तो टक्कर तो होगी लेकिन प्रभावी टक्कर नहीं होगी, प्रभावी टक्कर नहीं होगी तो अभिकारक के अणु उत्पाद में परिवर्तित नहीं होंगे, यानी अपन कह सकते हैं अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। तो ये हमने दो प्रकार के अवरोध पढ़े। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है कि अभिक्रिया संपन्न होने में कौन से अवरोध उत्पन्न होते हैं। यह ऐसे पूछा जा सकता है कि टक्कर सिद्धांत के द्वारा अभिक्रिया के संपन्न होने में कौन कौन से अवरोधक उत्पन्न होते हैं। तो दो अवरोध मैंने बताए हैं आपको, पहला ऊर्जा अवरोध और दूसरा अभिविन्यास अवरोध। ऊर्जा अवरोध को हमने NO2 का एग्जाम्पल लेके समझा है। NO2 उत्पाद क्या बना? N2O4, ठीक है ना। अब देखो, ओवरऑल अपन क्या कह सकते हैं? ओवरऑल अपन ये कह सकते हैं कि जो अभिक्रिया का वेग है वो दो कारकों पर निर्भर करता है। क्या कहेंगे? दो कारकों पर। यानी अब हम इस टक्कर सिद्धांत के आधार पर क्या कह सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का अभिक्रिया वेग निम्न दो कारकों पर निर्भर करता है। क्या कहेंगे? किसी रासायनिक अभिक्रिया का अभिक्रिया वेग निम्न दो कारकों पर निर्भर करता है।
निम्न दो कारकों पर निर्भर करता है। देखो दो कारक कौन से हैं? पहला कारक तो है प्रभावी टक्कर। प्रभावी टक्कर, प्रभावी टक्कर नहीं, पहला कारक लेंगे टक्कर आवृत्ति। टक्कर आवृत्ति, और इस टक्कर आवृत्ति को हम क्या कहते हैं? संघट्ट आवृत्ति भी कहते हैं। टक्कर आवृत्ति बोल दो या संघट्ट आवृत्ति बोल दो। और दूसरा कारक होगा हमारे पास कौन सा? प्रभावी टक्करों का अंश। इंपॉर्टेंट है भाई, क्या कहेंगे? प्रभावी टक्करों, प्रभावी टक्करों का अंश। अंश कह सकते हैं, हिस्सा कह सकते हैं, भाग कह सकते हैं। तो मैंने क्या बताया? किसी रासायनिक अभिक्रिया का अभिक्रिया वेग निम्न दो कारकों पर निर्भर करता है। पहला टक्कर आवृत्ति या संघट्ट आवृत्ति, दूसरा प्रभावी टक्करों का अंश। यानी ओवरऑल अपन क्या कह सकते हैं कि अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया वेग को हम क्या लिख सकते हैं? dx/dt, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू टक्कर आवृत्ति यानी z इंटू प्रभावी टक्करों का अंश f, कोई दिक्कत नहीं है। यानी अपन लिख सकते हैं यहाँ पे dx/dt इक्वल टू z इंटू f। अब देखो z तो क्या है? z तो है टक्कर आवृत्ति, टक्कर आवृत्ति, और f क्या है? प्रभावी टक्करों का अंश, प्रभावी टक्करों का अंश। अब देखो हमें पता है चूंकि f बराबर क्या होता है? f इक्वल टू होता है e⁻ तो इसका मतलब ओवरऑल dx/dt इक्वल टू क्या लिख दूं मैं? z e⁻ अब देखो इसको मैं समीकरण 1 दे दूं, dx/dt इक्वल टू z⁻e⁻ ठीक है। देखो ये जो समीकरण 1 है ये सरल अभिक्रियाओं पर तो लागू होती है, लेकिन जटिल अभिक्रियाओं के लिए इस समीकरण को लागू नहीं किया जा सकता। इसलिए इस समीकरण में संशोधन करके एक नई समीकरण दी गई। कौन सी समीकरण दी गई? dx/dt इक्वल टू pz⁻e⁻ अब देखो यहाँ पे ये जो p है, ये p है प्रायिकता गुणांक। क्या है? प्रायिकता गुणांक। इसको भी आप ध्यान में रखोगे। यानी समीकरण 1 में संशोधन करके और एक नई समीकरण दी गई dx/dt इक्वल टू pz⁻e⁻ p यहाँ पे क्या है? प्रायिकता गुणांक। तो ये हमने टक्कर सिद्धांत देख लिया। आज की क्लास में हमने अध्ययन किया टक्कर सिद्धांत या संघट्ट आवृत्ति। टक्कर सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? टक्कर सिद्धांत किस पर आधारित है? टक्कर सिद्धांत के क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं? इनका अध्ययन किया हमने। और टक्कर सिद्धांत के अनुसार किसी अभिक्रिया के संपन्न होने में कौन कौन से अवरोध उत्पन्न होते हैं? दो प्रकार के अवरोध उत्पन्न होते हैं। एक ऊर्जा अवरोध, जिसमें हमने देहली ऊर्जा को पढ़ा कि देहली ऊर्जा एक ऊर्जा अवरोध है। दूसरा अवरोध हमने अभिविन्यास अवरोध पढ़ा कि अभिकारक अणुओं के मध्य उचित अभिविन्यास होने पर ही उनके मध्य प्रभावी टक्कर होगी और प्रभावी टक्कर के द्वारा अभिकारक के अणु उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। फिर हमने टक्कर सिद्धांत के आधार पर क्या कहा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग निम्न दो कारकों पर निर्भर करता है। पहला कारक है टक्कर आवृत्ति, जिसे हम संघट्ट आवृत्ति भी कहते हैं। दूसरा कारक है प्रभावी टक्करों का अंश,
तो हमने क्या लिख दिया, अभिक्रिया वेग इक्वल टू, अभिक्रिया वेग को हम dx अपॉन dt के द्वारा लिखते हैं, तो dx अपॉन dt इक्वल टू z इंटू एफ, dx अपॉन dt इक्वल टू z इंटू एफ। z यहाँ पे क्या है, टक्कर आवर्ती, f क्या है, प्रभावी टक्करों का अंश। चूंकि f बराबर क्या होता है, e की घात माइनस e अपॉन आर टी, तो dx अपॉन dt इक्वल टू हम लिख सकते हैं z e की घात माइनस e अपॉन आर टी। ये जो समीकरण 1 है ये केवल सरल अभिक्रियाओं पर ही लागू होता है, इस समीकरण को हम जटिल अभिक्रियाओं के लिए लागू नहीं कर सकते। इसलिए इस समीकरण 1 में संशोधन करके एक नई समीकरण प्रस्तुत की गई, और वो नई समीकरण क्या है, dx अपॉन dt इक्वल टू पी जेड e की घात माइनस e अपॉन आर टी। पी यहाँ पे क्या है, प्रायिकता गुणांक। तो ये हमने आज की इस क्लास में टक्कर सिद्धांत का अध्ययन किया। इंपॉर्टेंट हेडिंग है टक्कर सिद्धांत या संगत सिद्धांत। तो आज के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।